करते हैं प्रोसीजर माय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे इज माय टॉपिक एच&डी स्टैंड, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम बात करेंगे एच&डी स्टैंड के बारे में। ठीक है, एच&डी स्टैंड है क्या? तो सबसे पहले हम एच&डी स्टैंड या एच&डी मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मेथड कहें या स्टैंड कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अगर हम एच&डी स्टैंड की बात करें, क्या स्टैंड की अगर हम बात करें एच&डी स्टैंड, ठीक है, तो स्टैंड का मतलब होता है रंगना, किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड करना, मतलब हो गया स्टैंड। स्टैंडिंग का मतलब ही होता है रंगना। ठीक है, अब आप कहेंगे एच एंड ई। एच का मतलब क्या है? जैसे मतलब मैंने लिखा है एच एंड ई मेथड। ठीक है, तो एच एंड ई मेथड की बात हम करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपने बता दें कि एच एंड ई मेथड में मैंने बता दें कि एच एंड डी स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब हो गया स्टैंड या कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, अब एच एंड डी की बात हो गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसे मैं बताता हूँ कि क्या है। तो यह जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टैंडिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, आप जैसे मतलब आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया है जिसे पैप स्टेनिंग या पेपनिकुलर स्टेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद में हमने आपको बताया है कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं। एसिड फार स्टेनिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो जैसे एसिड फार स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग है या पैप स्टेनिंग है, सेम प्रोसेस आपका एच&डी स्टेनिंग भी है। ठीक है, तो जैसे उसमें हम स्टेप को करते हैं, जैसे जो उसका प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस ऐसे इसका भी है। बस इसमें थोड़े केमिकल कह सकते हैं, या जो डाई हम यूज करते हैं, डाई अलग अलग है। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूं आपको एच&डी मेथड, यह एच&डी मेथड आपको हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत कॉमनली मिल जाएगा। कॉमनली कहने का मतलब कि अक्सर करके आपका एच&डी मेथड यूज होता है। ठीक है, लेकिन यह जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं एच&डी मेथड हो गया, या मैंने आपको पैप स्टेनिंग भी आपको 1 से 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो स्टेनिंग हम करते कब है? स्टेनिंग करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। जो भी स्टेनिंग हम करते हैं, इतना आप जान लीजिए कि स्टेनिंग तभी हम करेंगे हमारे पास जो टिश्यू होगा, टिश्यू पूरा फिक्स है। टिश्यू का फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस होने के बाद में स्लाइड हमारे पास आएगी, उस स्लाइड का हम स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद उसका हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे टिश्यू फिक्सेशन कैसे हम करते हैं? टिश्यू फिक्सेशन एक अलग टॉपिक है, कैसे टिश्यू को फिक्स किया जाता है, कैसे क्या सारी चीजें होती है। मान लीजिए हमारे पास यूट्रस आ गया, स्टमक आ गया, गल ब्लैडर आ गया, उसके बाद मान लीजिए ब्रेस्ट आ गया, या और कई सारी चीजें आ गई, मान लीजिए बोन आ गया, उसको हम कैसे उसका फिक्सेशन करेंगे, उसके बाद हम स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, तो फिक्सेशन जो है इसका ये अलग टॉपिक है, यह अलग टॉपिक, अलग पॉइंट है। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, या अलग से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन जब ये फिक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास स्लाइड आती है, उस स्लाइड का हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं अभी आप कहेंगे कि मैंने आपको फिक्सेशन के बारे में क्यों बता रहा हूं? इसलिए मैं आपको फिक्सेशन के बारे में बता रहा हूं क्योंकि बिना फिक्सेशन के हमारे पास स्लाइड आएगी नहीं। जब तक फिक्स होगा नहीं तब तक हमारे पास स्लाइड आएगी नहीं, और फिक्स होने के बाद ही भी हमारे पास स्लाइड आएगी। उस चीज को हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एच&ई मेथड के बारे में। ठीक है, एच&डी मेथड या एच&डी स्टेन। ठीक है, या एच&डी स्टेन को ही एच&डी स्टेनिंग भी कहते हैं। तो स्टेनिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज को रंगना, कलर प्रोवाइड करना, उसको स्टेनिंग कहते हैं। एच&डी का मतलब क्या होगा? एच फॉर क्या होगा? हेमेटोक्सिलिन। ध्यान से सुनिए, एच फॉर हो गया हमारा हेमेटोक्सिलिन, ई फॉर क्या होगा? इयोसिन हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में हो गया कि एच&डी स्टेनिंग का मतलब क्या हो गया। जैसे एच&डी मेथड को भी हम हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग भी कह सकते हैं, या हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन मेथड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब एच&डी मेथड के बारे में आप तो जानिए कि मतलब एच&डी हम किसको कह रहे हैं? हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग को कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग, तो आपको यह दोनों नामों से क्लियर हो जा रहा होगा कि जो मैं यहाँ पे स्टेनिंग, या जो मैं आपको स्टेनिंग बताऊंगा, या मान लीजिए उस स्टेनिंग को अगर आप लैब में करोगे तो वहां पे सिर्फ 2 डाई यूज होंगी। कौन कौन सी? हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन यूज होगा। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का नाम ही यहाँ पे आपका स्टेनिंग में हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन है, तो जाहिर सी बात हम 2 ही डाई का यहाँ पे यूज हम करेंगे। कौन कौन सी डाई यूज करेंगे? हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन का हम यूज यहाँ पे करेंगे।
आपको हिस्टोपैथोलॉजी में हजारों बार से ऊपर आपको हेमेटोजिन और आयोसिन सुनने को मिलेगा, या कॉमनली डाई कह सकते हैं कि मतलब अक्सर करके इस डाई का यूज होता है, बहुत ज्यादा हिस्टोपैथोलॉजी में इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, यस फॉर हेमेटोजिन, ई फॉर आयोसिन। ठीक है, अब देखिए कि एचएनडी जो स्टेनिंग है उसको हम क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है, या मतलब किस लिए किया जाता है। तो देख लीजिए, इट यूज टू हेल्प डायग्नोज डिजीज सच एज कैंसर। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बात समझ में आई होगी। इट यूज टू हेल्प डायग्नोज डिजीज सच एज कैंसर, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेल्स आ गए, तो सेल्स को हमें देखना होगा कि सेल्स जो है वह कैंसरस है कि नहीं है। ठीक है, कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, या और सारी चीजें हमें उसमें देखने के लिए आ गई। ठीक है, तो अक्सर करके हम बीमारी के डायग्नोस के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी में। अरे भाई, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या, हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे पास टिश्यू ही आएगा तो कट के, उसी के बारे में तो हम डायग्नोस करेंगे कि उस टिश्यू में क्या सारी चीजें हैं। अगर आप कहेंगे कैंसर क्या है, तो कैंसर भी एक अलग टॉपिक है, वो है अनवांटेड जो ग्रोथ होता है सेल का, उसी को हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, मतलब अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएंगी कि इसका यूज जो है वो हम बीमारी के डायग्नोस के लिए करते हैं, जैसे कैंसर हो गया और भी सारी चीजें होगी, उसके लिए हम एचएनडी स्टेनिंग का हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हेमेटोजिन आयोसिन कैसी डाई है, कैसे क्या सारी चीजें हैं। हेमेटोजिन आयोसिन के बारे में अगर आप जान गए तो इसका प्रिंसिपल लिखने में आपको ज्यादा दिक्कत होगा ही नहीं कि क्या सारी चीजें, बस हेमेटोजिन आयोसिन का जो पर्पज है, मतलब या कह सकते जो इसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगा। ठीक है, बस कुछ लॉजिकल नहीं है, ध्यान से इस चीज को आप देखिए। देखिए हेमेटोजिन क्या है, इट इज ए बेसिक डाई, ध्यान से इस चीज को आप देख लीजिए क्या है, इट इज ए बेसिक डाई हेमेटोजिलिन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलिन मतलब कुछ आपको समझ में कुछ सेंस लगाइए यहाँ पे, देखिए मतलब जहां से मैंने याद किया है कि क्या है हेमेटोजिलिन, ऑक्सिलिन मतलब कुछ एसिड जैसा कुछ, हमें मतलब ऐसा रियल में कुछ है नहीं, लेकिन मैंने जिस हिसाब से इसको याद किया है कि हेमेटोजिलिन क्या है बेसिक डाई, तो मैंने ऑक्सिलिन से याद किया कि ऑक्सिलिन कुछ एसिड जैसा लग रहा है, तो उसका अपोजिट में बेसिक होगा। तो जैसे हेमेटोजिलिन जो है वह एक बेसिक डाई है, ध्यान से सुन ले, हेमेटोजिलिन एक क्या है, बेसिक डाई है। इस चीज को आप कंठस्थ कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको कई जगह हिस्टोपैथोलॉजी में आपको कई बार मिलेगा, और कई स्टेनिंग में हेमेटोजिलिन का यूज भी हुआ है। आपको पैप स्टेनिंग अगर आप देखेंगे, पेपिनुक्लियर स्टेनिंग जिसे कहते हैं, उसमें भी हेमेटोजिलिन यूज हुआ है। ओके, उसका देखते हैं हेमेटोजिलिन, इट इज ए बेसिक डाई, इट स्टेन एसिड पार्ट ऑफ द टिश्यू। ध्यान से सुने, हेमेटोजिलिन एक बेसिक डाई है। ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, यह बेसिक डाई है, लेकिन जब हम स्टेन करते हैं तो सेल के या मतलब जो जैसे मान लीजिए उसका नेचर बेसिक है, तो सेल में जाएगा तो सेल के एसिडिक पार्ट को वह कलर देगा, मतलब अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट वह कलर देगा। अगर वह बेसिक नेचर का है तो वह एसिडिक पार्ट को जो सेल का एसिडिक पार्ट है उसे कलर देगा। अगर कोई एसिडिक डाई है तो सेल के वह बेसिक पार्ट को कलर देगा, बस जस्ट उसका उल्टा होगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। हेमेटोजिलिन इट इज ए बेसिक डाई, बेसिक डाई है तो बेसिक का उल्टा क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, या एसिड होगा, तो सेल का जो एसिड पार्ट होगा उस पार्ट को यह हेमेटोजिलिन कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, देखिए हेमेटोजिलिन इट इज ए बेसिक डाई, इट स्टेन एसिडिक पार्ट ऑफ द टिश्यू। ओके, उसके बाद इयोसिन देखते हैं, इट इज ए एसिडिक डाई। अब इसके आगे मैं नहीं पढ़, आप बताइए, इयोसिन एक एसिडिक डाई है, तो बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने बताया कि हेमेटोजिलिन एक बेसिक डाई है, तो मैंने कहा बेसिक है तो इसका अपोजिट क्या होगा, एसिडिक, मतलब सेल के एसिडिक पार्ट को कलर देगा। ओके, उसके बाद मैंने कहा इयोसिन एक एसिडिक डाई है, तो क्या हो रहा है, एसिडिक है तो एसिडिक का उल्टा क्या होगा, बेसिक, मतलब सेल के बेसिक पार्ट को यह कलर देगा। ठीक है, इट इज ए एसिडिक डाई दैट बाइंड टू, ध्यान से देखें, it is an acidic dye that bind to basic component of the cell, mainly protein located in the cytoplasm। ओके, इनका एक इस चीज का कहने का मतलब यही है कि जो इयोसिन है वह एक एसिडिक डाई है, और सेल की है बेसिक पार्ट को, बेसिक पार्ट सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, उसको यह कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर यह दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया कि हेमेटोजिलिन इयोसिन क्या है, तो आपको प्रिंसिपल लिखने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल में क्या है, बस मैं प्रिंसिपल पढ़ रहा हूं, आप इसका कोरिलेट कर लीजिए कि हेमेटोजिलिन और इयोसिन का जो दोनों का
क्वालिटी आप कह सकते हैं, जो इसकी क्वालिटी है या जो इसके मतलब कह सकते हैं जो इसका नेचर है, उस नेचर में और प्रिंसिपल में कितना डिफरेंस है, बस इस चीज को आप देखिए। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर बात करें, द हेमेटोजिलिन एंड इयोसिन, मतलब प्रिंसिपल में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल में यह कह रहा है कि हेमेटोजिलिन एंड इयोसिन, ओके, स्टेन, मतलब हेमेटोजिलिन और इयोसिन को हम लेके स्टेन करेंगे, ओके, हेमेटोजिलिन स्टेन द एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल, ओके, क्योंकि हेमेटोजिलिन जो है वह एक बेसिक डाई है और सेल की यह किसको, एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल को यह स्टेन करेगा। अब सेल का एसिडिक पार्ट क्या है, न्यूक्लियस, ओके, सेल का एसिडिक पार्ट है न्यूक्लियस। अब आप कहेंगे कि सेल का एसिडिक पार्ट न्यूक्लियस है, ये आपको कैसे पता चला, जाहिर सी बात है, कैसे पता, तो जैसे आपको पता होगा न्यूक्लियस में हमारा डीएनए या आरएनए होता है, ओके, आरएनए होता है, ठीक है। अब बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड लास्ट में एसिड है, तो जाहिर सी बात है सेल का न्यूक्लियस में ही पाया, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस क्या, एसिडिक है, इसलिए न्यूक्लियस को स्टेन करता है। सो हेमेटोजिलिन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्टेनिंग, मतलब हेमेटोजिलिन को न्यूक्लियर स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियर स्टेन कहते हैं, सारी चीजें, ठीक है। फिर विल यूसिन एक्ट एज ए एसिडिक स्टेन, ठीक है, एंड बाइंड द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, बेसिक पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म है ऑफ द सेल इन स्टेन, स्टेन करेगा साइटोप्लाज्म को यूसिन, और उसे क्या होगा, पिंक कलर प्रोवाइड करेगा, ओके, सेम वही सारी चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, हेमेटोजिलिन क्या है, यूसिन क्या, सेम सारी चीजें इसका यहाँ पर भी है, वही कह रहा। एक बार फिर से आप प्रिंसिपल को ध्यान से देखिए, मतलब प्रिंसिपल या जिसका जो जिस बेस पे यह वर्क करता है हमारा, वह क्या सारी चीजें उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, द हेमेटोजिलिन एंड यूसिन स्टेन, मतलब प्रिंसिपल इसका कह रहा है कि हम इसमें हेमेटोजिलिन और यूसिन को लेके हम स्टेनिंग करेंगे, ओके, दो स्टेन हमने मतलब दो डाई लिया जिससे हम स्टेन करेंगे, ओके। उसके बाद कह रहा है हेमेटोजिलिन स्टेन द एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल, मतलब हेमेटोजिलिन जो है वह सेल के एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगा। सेल का एसिडिक पार्ट क्या है, सेल का एसिडिक पार्ट है न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद देखते हैं कह रहा है कि यहाँ पे देखिए विल यूसिन एक्ट एज द एसिडिक स्टेन, मतलब एंड बाइंड टू द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, मतलब यूसिन जो है वह एसिडिक डाई है और सेल के या बेसिक पार्ट को कलर प्रोवाइड करेगा, जैसे साइटोप्लाज्म, ठीक है, और साइटोप्लाज्म को रंग कलर देगा, कलर करने के बाद क्या होगा, वह किस कलर का दिखेगा आपको, पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। अभी तक मैंने बताया कि प्रिंसिपल में जो हमने बताया था कि यूसिन जो है वह आपका एसिडिक डाई, ठीक है, वह सेल के बेसिक पार्ट को वह स्टेन करेगा, ठीक है। तो सेल का जो बेसिक पार्ट है वह हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहा है और स्टेन करने के बाद उसे पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, कि क्या है प्रोसीजर, कैसे क्या सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर तब हम करेंगे जब हमारे पास स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। स्लाइड आ गया, सपोज दैट ये स्लाइड है कांच की, ठीक है, स्लाइड आ गया, और स्लाइड में जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू पूरा प्रॉपर्ली तरीके से फिक्स हो गया है, ठीक है। फिक्स होने के बाद में अब हमारे पास स्लाइड आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या हमारा रहेगा, रिमूवल ऑफ वैक्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैराफिन वैक्स कहते हैं, ठीक है। इसका पैराफिन वैक्स नाम दिया, ठीक है, या इसे वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस स्लाइड पे हमारा एक्स्ट्रा वैक्स है, इस एक्स्ट्रा वैक्स को हम हटाएंगे, ठीक है। अब बताइए एक्स्ट्रा वैक्स कैसे हटेगा, जाहिर सी बात है, अब वैक्स है, वैक्स मतलब क्या, मोम, तो मोम को कैसे हम हटाएंगे सीखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा प्रोसीजर में होता है एक्स्ट्रा वैक्स को हटाना, मतलब रिमूवल ऑफ वैक्स। सबसे पहला काम प्रोसीजर में, सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ वैक्स करेंगे, और रिमूवल ऑफ वैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, वार्म इन स्लाइड, मतलब स्लाइड को हम गर्म करेंगे, या तो सपोज दैट स्लाइड के नीचे हम बर्नर रख के उसको गर्म कर दें, या हॉट प्लेट पे उस स्लाइड को रख देंगे, और रखने के बाद में जो एक्स्ट्रा वैक्स होगा वह हमारा पिघल के नीचे हो जाएगा या वहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब वार्म स्लाइड को गर्म कर देंगे 1 to 2 मिनट के लिए, वो 1 से 2 मिनट के लिए हम स्लाइड को गर्म कर देंगे, जिससे वह हमारा निकल जाए। निकलने के बाद में उसके बाद क्या करेंगे, हमारा टिश्यू जो होगा वहां पे आराम से फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, डीप इन जाइलिन जार, उसके बाद में हम उस स्लाइड को जाइलिन वाले जार में हम उसको डीप कर देंगे, ठीक है। प्रोसीजर का पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ वैक्स। वैक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा वैक्स को हटाते हैं,
वार्म इन स्लाइड, स्लाइड को गर्म करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद डीप इन जाइलिन जार, उसके बाद उसको हम जाइलिन जार में डुबो देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट, मतलब सेल को हाइड्रेट करना, मतलब हाइड्रेशन का मतलब समझ लीजिए आप, सेल को जल देना, मतलब जल देने का मतलब क्या होता है, मतलब उस टिश्यू में वाटर इनटेक करना, या मतलब वाटर देना उस चीज को, मतलब उसे हम हाइड्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब उसे मतलब टिश्यू में हम हाइड्रेट करते हैं, मतलब उसे हम वाटर देते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। कैसे देंगे, असेंडिंग, ध्यान सुनिए, असेंडिंग ऑर्डर में हम अल्कोहल को रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 70, 90 और करके आपका देखिए 100 और 90 या 70, मतलब क्या है, हाइड्रेट हम करेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अल्कोहल लेंगे, मतलब अल्कोहल की 3 जार लेंगे हम, जिसमें पहले जार में जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा वह 100% होगा, दूसरी जार में 90% होगा, तीसरी जार में 70% होगा। मतलब अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वह हम डिसेंडिंग ग्रेड में लेंगे, मतलब एक घटते हुए क्रम में हम, मतलब जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन है वह धीरे धीरे कम होता रहेगा, मतलब उसके घटते हुए क्रम में हम अल्कोहल के जार को हम लेंगे, ठीक है। मतलब अल्कोहल का कंसंट्रेशन ऐसा रहेगा, पहले जार में हमारा 100%, दूसरे में 90 और तीसरे में 70% रहेगा, ठीक है। उसमें हम उसको डीप करवा देंगे, ठीक है। डीप करवाने के बाद में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, उसके बाद में हम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। स्टेनिंग का मतलब क्या हो गया, अब उसे हम रंगेंगे, मतलब उसको हम कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्या, प्राइमरी, जिसे प्राइमरी स्टेन कहते हैं, वो प्राइमरी स्टेन हमारा क्या है, इसमें हेमाटोक्सिलिन, ध्यान से सुनिए, प्राइमरी स्टेन क्या हमारा, हेमाटोक्सिलिन, ठीक है। हेमाटोक्सिलिन डालेंगे कितने मिनट के लिए, 15 to 20 मिनट के लिए हम हेमाटोक्सिलिन डालेंगे, ठीक है। स्टेनिंग कर रहे हैं, स्टेनिंग करेंगे, उसमें जो हमारा प्राइमरी स्टेन है वह क्या, हेमाटोक्सिलिन डालेंगे, जो कि 15 से 20 मिनट के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद में हम वाटर से वॉश कर देंगे, वॉश करने के बाद फिर उसे हम अल्कोहल में डिप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे, ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए मैंने आपको रिमूवल ऑफ वैक्स कर बता दिया, पहला प्रोसीजर या प्रोसीजर का पहला पॉइंट, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा स्टेनिंग, चौथा क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, जो ये हमारा हेमाटोक्सिलिन है, ध्यान से देखिए, हेमाटोक्सिलिन क्या है, इट इज ए बेसिक डाई, इट इज इन द एस्टिक पार्ट ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू को ये एस्टिक पार्ट को या कलर दे देगा, ठीक है। अब हेमाटोक्सिलिन हम डालेंगे, डालने के बाद में पूरी स्लाइड, मतलब स्लाइड है, स्लाइड में जो हमारा टिश्यू पूरे टिश्यू को यह कलर दे देगा, मतलब पूरे टिश्यू को यह ब्लू कलर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ब्लू कलर दे दिया। अब ब्लू कलर देने के बाद में हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ये करना है कि कौन सा, मतलब इसमें न्यूक्लियस है, कौन सा साइटोप्लाज्म है, कौन सा आरबीसी है, मतलब कुछ डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए हमें जहां अदर जगह, मतलब जैसे, मतलब जहां हमें टिश्यू में जहां हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, मतलब वहां से हमें रंग को रिमूव करना है, क्योंकि पूरी स्लाइड में जब पूरा ब्लू हो गया जो टिश्यू, तो उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब आगे भी हमें करना है डिफरेंशिएट, तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम 1% एसिटिक अल्कोहल उसमें डालेंगे, ठीक है। स्टेन करने के बाद में हम उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए 1% एसिटिक अल्कोहल डालेंगे। अब एसिटिक अल्कोहल क्या करेगा, न्यूक्लियस, मतलब एसिटिक अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल जो है वह सारी जगह से जो हेमाटोक्सिलिन ने कलर दिया है उस कलर को रिमूव करेगा, एसिटिक अल्कोहल, ठीक है, रिमूव करेगा। तो वह कई जगह से जो कलर को रिमूव कर देगा, लेकिन न्यूक्लियस से रिमूव नहीं कर पाता, रिमूव तो करता है लेकिन मतलब पूरा नहीं रिमूव, कह सकते हैं कि पूरा वहां से रंग को नहीं निकल पाता, ठीक है। कौन, आपका एसिटिक अल्कोहल 1% डालेंगे, ठीक है। उसमें डालने के बाद वाटर, देखिए डब्ल्यू लिखे हैं, ठीक है, तो वाश वाटर है, इसका मतलब हो गया, ए और डी लिखा हूं, ए डैश डी, तो अल्कोहल डीप, मतलब अल्कोहल में आपको डीप करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद में ब्लूइंग करेंगे। अब आप करेंगे कि हेमाटोक्सिलिन डाले, ब्लू कर दिए, ब्लू करने के बाद में हमने डिफरेंशिएट करना था मुझे, जिसके लिए हमने 1% एसिटिक अल्कोहल डाला, जहां से कलर को उसने निकाल दिया, ठीक है। अब हम ब्लूइश क्यों करेंगे, ब्लूइश या ब्लूइंग हम इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि जब हमने 1% एसिटिक अल्कोहल डाला स्लाइड पे, तो स्लाइड ने न्यूक्लियस से भी कुछ ब्लू कलर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ब्लू कलर को रिमूव कर दिया, तब वहां पे ब्लू कलर जो था वह थोड़ा डल हो गया है, ठीक है। अब उसी को थोड़ा और रंग या उसे और कलर प्रोवाइड करने के लिए हम उसे फिर से कलर देंगे, ठीक है। उस कलर देने के लिए 1% लिथियम कार्बोनेट का यूज हम करेंगे। 1% लिथियम कार्बोनेट डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद में उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर वाटर से वॉश कर देंगे। फिर उसके बाद वाटर से वॉश करने के बाद में हम उसे अल्कोहल में डिप कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में हम क्या लेंगे, इयोसिन लेंगे। ध्यान सुनिए, काउंटर स्टेन में हम क्या लेंगे, इयोसिन लेंगे, ठीक है। अब इयोसिन क्या है, इयोसिन जो है वह हमारा क्या है, इयोसिन जो है वह हमारा एसिडिक डाई है जो बेसिक पार्ट ऑफ द सेल को कलर देगा। ओके, अब हम काउंटर स्टेन में इयोसिन लेंगे जो 4 से 5 मिनट के लिए उसको हम डाल देंगे, ठीक है। आप कहेंगे सपोज दैट मैं आपको 4 से 5 मिनट इयोसिन के लिए बता दिया, हेमाटोलॉजी के लिए 15 से 20 मिनट बताया, ठीक है। अगर ये लैब पे या बुक पे डिपेंड करेगा, मतलब जो किया मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर हम ठंड प्रदेशों में करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर इसका कुछ और रहेगा। गर्म प्रदेश में कर रहे हैं तो वहां पे कुछ टेम्परेचर और रहेगा, मतलब हर जगह के लिए टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है वह मुझे पता है कि इयोसिन के लिए 4 से 5 मिनट, हेमाटोलॉजी 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर आपको अदर बुक में अगर 30 मिनट या 45 मिनट ऐसा कुछ मिलता है तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब मौसम पे डिपेंड करता है, या कह सकते हैं मतलब कि लैब के अकॉर्डिंग, या मतलब हर बुक में अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो वैल्यू है थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मतलब हर जगह वैल्यू अलग अलग होता है, थोड़ा वैल्यू वेरी करता है, ठीक है। तो जो मुझे पता है, यूसिन के लिए 4 से 5 मिनट और हेमाटोलॉजी के लिए 15 से 20 मिनट हम लेते हैं, ठीक है। काउंटर स्टेनिंग में हम यूसिन डालेंगे जो 4 से 5 मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन यहाँ पे हमने हाइड्रेट किया, मतलब उसे वाटर दिया। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन मतलब जो हमने वाटर दिया उसी वाटर को हम निकालेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर को निकालेंगे। अब देखिए वाटर को निकालने के लिए क्या करें, हम असेंडिंग ऑर्डर में हम अल्कोहल कंसंट्रेशन का हम जार लेंगे, ठीक है। देखिए पहले वो जार में 70%, दूसरे में 90%, तीसरे में 100% कंसंट्रेशन का हमारा अल्कोहल है, ठीक है। उसमें हम डिप करते रहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट जार में हमने सपोज दैट 10 टाइम उसे हम डिप किया, जैसे 1 2 3 ऐसे करके हम डिप करते हैं, ठीक है। वैसे 10 टाइम 90 में, 10 टाइम 100 में, ऐसे हम डिप करते हैं, ठीक है। मतलब डिहाइड्रेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करने के बाद अब हम सारे प्रोसेस हमारे हो गए। उसके बाद हम क्लियरिंग करेंगे। क्लियरिंग करने के बाद में जो भी अदर चीजें, मतलब जैसे हमारे क्लियरिंग इसलिए हम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा चीज मतलब एक्स्ट्रा कलर लिया होगा उस कलर को वह रिमूव कर दिए। उसके लिए हम जाइलिन का यूज करते हैं, ठीक है। जाइलिन हम डालते हैं 3 से 5 मिनट के लिए हम जाइलिन डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है HNE मेथड का वह कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद रहा सवाल लास्ट का माउंटिंग। माउंटिंग के बाद हम माउंटिंग में हम डीपीएक्स का यूज करते हैं, ठीक है। डीपीएक्स जो है उसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रिजर्व करके रखता है। जैसे सपोज दैट इसे अगर डीपीएक्स का हम यूज करते हैं प्रिजर्विंग के लिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गया, या मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए ऐसा कोई केस हो गया, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी की मतलब हत्या कर दी गई हो, उसके बाद आया हो सारी चीज, सैंपल आए हो हमारे पास, ठीक है। और हमने रिपोर्ट दे दिया, और रिपोर्ट देने के बाद सपोज भविष्य में कभी वह फाइल फिर से खुले, ठीक है, तो हमें उस स्लाइड को प्रिजर्व करके रखना होगा। इसलिए हम डीपीएक्स से माउंटिंग एजेंट से डीपीएक्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं। इसमें 4 साल 5 साल 6 साल यहाँ तक कि 10 साल तक इसे हम डीपीएक्स में प्रिजर्व करके रख सकते हैं स्लाइड को, ठीक है। तो वह प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, जिससे मतलब उसमें मतलब और सारी चीजें ना हो, तो डीपीएक्स का यूज करते हैं। क्लियरिंग तक जो था वहां तक इसका जो पूरा प्रोसीजर था किसका, HNE मेथड का, वहीं पे यहाँ तक पूरा समाप्त होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में रिमूवल ऑफ बैग्स करेंगे, उसके बाद में हाइड्रेशन करेंगे, उसके बाद हाइड्रेशन के बाद स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के लिए 1% एसिटिक अल्कोहल डालेंगे, उसके बाद ब्लूइश करने के लिए 1% लिथियम कार्बोनेट का यूज हम करेंगे, उसके बाद काउंटर स्टेन में जाहिर सी बात है इयोसिन डाल देंगे, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो गया तो उसके बाद क्लियरिंग कर देंगे। क्लियरिंग करने के लिए हम जाइलिन का यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंटिंग के लिए हम डीपीएक्स लगाते हैं, ठीक है, डीपीएक्स यूज करते हैं, ठीक है।
आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आएगी। प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर इसका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं रिजल्ट में क्या दिखता है। इतना सारी चीजें होने के बाद अब जाहिर सी बात है इसको हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। जैसे स्लाइड है, स्लाइड को अब जाहिर सी बात है हम माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे ना कि माइक्रोस्कोपी में क्या चीजें हमें दिख रही है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में हमें जो दिखेगा वह न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस हमारा ब्लूइश ब्लैक कलर का होगा। ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस जो होगा हमारा ब्लूइश ब्लैक कलर का हमें दिखेगा। बी मतलब ब्लूइश, बी फॉर ब्लूइश, बी फॉर ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होगा हमारा वह हमारा पिंक कलर का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में जो आरबीएस है हमारा यहाँ पे मतलब रेड ब्लड सेल जो उसमें होगा वह हमें किस कलर दिखेगा, ऑरेंज रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, आरबीएस जो होगा वह हमारा ऑरेंज रेड कलर का हमें दिखेगा। ठीक है, जो इसका रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट देखिए, न्यूक्लियस जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखेगा, साइटोप्लाज्म जो है पिंक कलर का दिखेगा, और आरबीएस जो है वह हमारा ऑरेंज रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी जो HND मेथड था। ठीक है, HND मेथड में हमने क्या देखा कि इसे हीमेटोलॉजी योसिन मेथड भी कहते हैं। इसका हमने हीमेटोलॉजी और योसिन के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल भी बता दिया, प्रोसीजर जो था, प्रोसीजर यहाँ पे इसका समाप्त होता है। और अगर आपको HND मेथड में अगर कोई भी डाउट होगा तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स का मैं अपने चैनल पे मोस्टली वेलकम करता हूं। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स हमें कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।